जय हिंद डॉक्टर्स। हाँ, मॉड्यूल का डिस्कशन कहाँ तक हो गया था? बीबी कहाँ तक हो गई थी? बीबी सारी हो गई थी। अच्छा, बीबी 8 में किसी को डाउट हो तो बोलो। बीबी 8 में किसी को डाउट? बीबी 9 में किसी को डाउट? बीबी 8 में किसी को डाउट? बीबी 9 में किसी को डाउट? दुआ दुआ है वहाँ पे। गुड इवनिंग सर, जय हिंद सर। खुद को म्यूट करो ना। अरे अपने अपने को म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। नॉइस हो रहा है, अपने आप को म्यूट करो। बीबी 8 में किसी को डाउट? बीबी 9 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 1 कहां तक डिस्कशन हो गया था? एक्सरसाइज नंबर 1 में कहां तक डिस्कशन हो गया था? 42 तक हो गया था। 43 से 50 किसी को डाउट? 43 से 50, 51 से 60, 61 से 70 बनाया था क्या? 71 से 80, 81 से 90 कहां दे रखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो कंपाउंड बनते हैं उनको एक्सोथर्मिक कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, 90 तक किसी को डाउट? 91 से 100, 101 से 110 बनाया नहीं बनाया? 11 से 20, 111 से 120। अच्छा, जिसने बनाया होगा बनने लगे होंगे क्वेश्चन, है ना? 21 से 30 बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 68। एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट है तो बोलिए। एक्सरसाइज नंबर 1 में अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। एक्सरसाइज नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन का अपन ने पहले से डिस्कशन कर लिया था, फिर भी मैं एक बार स्टार्टिंग से बोल देता हूं। 1 से 10 किसी को डाउट? 11 से 20 किसी को डाउट? 21 से 31 किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 3 कर ली थी क्या? एक्सरसाइज 3 फिर अपन कल कर लेंगे डिस्कस, है ना? ठीक है। आज अपन शुरू करेंगे
ग्लांस का डिस्कशन कहाँ करा अपन ने? कह रहे ग्लांस का डिस्कशन ऑनलाइन में रह गया था। डिस्कशन कराई कब? ग्लांस के बारे में शायद ऐसा था कि बताया होगा मैंने कुछ, वो बता दूंगा मैं आपको। कौन सी लाइट ऑफ करनी है यार? सारा थोड़ा करना है, सुलाना थोड़ा है मुझे। इसी में हो जाएगा काम वैसे। इसमें ना, ये बंद कैसे हो गया? इसका ना ये है ना, अ, अच्छा अब इधर देखो। नोट्स आपके पास बने हुए हैं पहले से ही, मुझे सब पता है। जहाँ के नोट्स बनाने थे, जिस चैप्टर के बनाने थे, मैंने बनवा दिए और बहुत अच्छे से बनवा दिए। नोट्स नहीं बनते हैं, आप समझो करो इस चीज को, है ना? आपको दिख तो रहा है, उनको दिख रहा है, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। ये दिख रहा है आराम से, हाँ। एक सेकेंड, क्या हुआ? क्यों दिख नहीं रहा क्या ये? क्या बात कर रहे हैं यार आप? इतना जबरदस्त दिख रहा है, और क्या देखना है आपको, मुझे बताओ। अच्छा अब इधर देखो, सुनिए आप। अच्छा इधर देखो अब आप।
हाँ जी, आप देखिए, अब बैठो चुपचाप। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सुन लो एक बार। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिवीजन, पहली चीज। दूसरी चीज, सारी चीजें आपको पता है ना। पर देखो, स्लाइड से पढ़ाने का बस ये एक एडवांटेज है कि कुछ चीजें जो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते वो आप आसानी से यहाँ पर विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल 3D में सारी चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी की सारी चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दे दूंगा, है ना। अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इससे पता है एडवांटेज क्या होगा, अपने लिखने का टाइम बच जाएगा। बस इतना सा बस मैं चाह रहा हूं, और कुछ भी नहीं। मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा बीबी आपको, ये चैप्टर मैं पूरा कवर कराऊंगा आपको, पूरा का पूरा, जैसे A to Z मैंने थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, बिल्कुल वो जो होता है ना, बिल्कुल पहली बार जब पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ाया था, वैसे ये भी पढ़ाऊंगा। बस ये है कि कहीं ना कहीं तो टाइम बचाना पड़ेगा ना, क्योंकि यार इतने लेक्चर नहीं मिलते हैं, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से सब चीजें पढ़ रखी है ना। 20-20, 25-25 लेक्चर में आपका 11वीं क्लास में आयनिक खत्म हुआ है, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई है, पर फिर भी चलो ठीक है, अपन ने कर लिया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बस मैं ये चाह रहा हूं कि जो टाइम बचे ना, वो सिर्फ लिखने में मत जाए, समझ भी ले अपन और विजुअलाइज भी हो जाए। ये बात समझ में आ रही है ना। बस ये अपन करना चाह रहे हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन जो करते हैं वो बिल्कुल लपक के करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो डायरेक्ट अपन मॉडल पर आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। डायरेक्ट अपन यहाँ पर किस पर आ जाते हैं, मॉडल की बात करते हैं। और मॉडल्स भी अपन को कौन कौन से देखना है, एटॉमिक मॉडल्स अपन को कौन कौन से देखने हैं। एक तो थॉमसन देखना है मेनली, दूसरा अपन को कौन सा देखना है, रदरफोर्ड वाला मॉडल देखना है, और तीसरा अपन को स्टडी करनी है बोर के मॉडल की। ठीक है, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं थॉमसन मॉडल की बात करूं, तो थॉमसन ने क्या बताया था, सबसे बेसिक मॉडल है थॉमसन का, सबसे बेसिक मॉडल है थॉमसन का। समझते हैं, ये ना थोड़ी सी इसकी स्क्रीन है ना, टेढ़ी हो रही है। हाँ, आप एक काम करिए, अपने जो जितने भी फोन में वाईफाई है वो सारे बंद कर दीजिए, है ना। एक बार चेक कर लीजिए, फिर भी हो सकता है उसके कारण डिस्टर्बेंस हो रही हो। एक बार ये चीज आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि फिर ये पता है पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा आप कर लीजिए, है ना। हाँ, सबसे पहले अगर मैं थॉमसन मॉडल की बात करूं, तो एक बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं चीजें मैं आपको। ऐसे बहुत सारे मॉडल थे, बहुत सारे, पर जिन केमिस्ट ने, जिन साइंटिस्ट ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करा साइंस को, कंट्रीब्यूशन दिया जिस मॉडल से साइंस को, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं अपन। इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था, इसलिए अपन ये मॉडल पढ़ रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला था कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्फीयर भी होता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं।
हो जाएगा उधर से कनेक्ट, फिर वही दिक्कत आएगी यार दूसरे। अगर थॉमसन की बात करूं तो थॉमसन ने क्या बताया था कि जो एटम होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। और साथ ही साथ यहां पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत पता है, डाउट यहां पर क्या आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे और थॉमसन के मॉडल की डिस्कवरी देखेंगे, तो इनकी जो डेट्स हैं ये क्लैश करेंगी। कभी कभार आपको ऐसा लगेगा थॉमसन ने मॉडल तो दे दिया 1904 में, पर पता चला इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो तब तक हुई नहीं थी। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन की तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। पर अपन यहां पर वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने क्या कर दिया था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किससे रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुआ था, इन्होंने नाम कैसे दे दिया। ये कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को किससे रिप्लेस कर दिया था, इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने क्या कर दी थी, थ्योरी अपनी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दी थी। ठीक है? हम्म। तो थॉमसन ने क्या बोला था कि जिस भी अपन एटम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इन्होंने मॉडल की जो बात करी थी, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, दो टाइप के पार्टिकल्स हैं। एक तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोल दिया गया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया था। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, देखिए आपके सामने है।
इसका पढ़ते हैं, थोड़ा ठीक भी करना पड़ेगा इसको। हेलो, थॉमसन मॉडल की बात करूं मैं, तो थॉमसन ने जो मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था अपने एटॉमिक मॉडल में, उन्होंने क्या बोला था? क्या ऐसा हो सकता है?
किसी के पास चार्जर है क्या? चार्जर है? हाँ, फटाफट देना। लग जाएगा क्या?
हाँ ऑनलाइन क्या अभी चल जाएगा वीडियो? नहीं पर मुझे हाँ ठीक है ना। अच्छा ब्लैक ब्लैक हो रहा है क्या? पीछे की लाइट बंद करूं? पहले ही कर लेनी चाहिए थी। वही। अब सही है ब्राइटनेस? ठीक है। हाँ पर ये एक बार है ना आप इसका कर। अब सुनो इधर, है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, पता है ना कौन है ये, है ना। पहली स्लाइड भी आपको पता है क्या है? पहली स्लाइड क्या कह रही है कि इन्होंने जो बात करी थी वो दो स्पीशीज की बात करी थी, दो चार्ज स्पीशीज की बात करी थी। एक तो बोला था इन्होंने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है ये यूनिफॉर्म है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर मैं नेगेटिव पार्टिकल्स की बात करूं तो नेगेटिव पार्टिकल्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई थी, बाद में हुई थी। पर जब इन्होंने ये एटम प्रपोज करा था, मॉडल प्रपोज करा था, तो इन्होंने बोला था कि हाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी कुछ होंगे, जिनको बाद में क्या नाम दे दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया था। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन ही बोलकर चलेंगे। ठीक है। अब जब इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है कि थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का क्या है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर और लेस लाइकली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। Consists of a uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed more or less uniformly. ठीक है। थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण जो एटम है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव चार्ज क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अपन बोलते हैं ना वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो रेड सरफेस होता है, रेड पार्ट होता है, वो तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पर उसमें जो सीड्स होते हैं, क्या वो सीड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, नहीं। तो थॉमसन ने क्या बोला था कि ये जो एटम का मॉडल है ये लगभग लगभग वाटरमेलन जैसा मॉडल है। जो रेड पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सीड्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाटरमेलन जैसा मॉडल है, या मैं ऐसे कह दूं प्लम पुडिंग जैसा मॉडल है। प्लम क्या होता है, ये ड्राई रेजिन होती है, यहाँ पे इसको कहते हैं चेरी, किशमिश, है ना, वो होती है। अब पुडिंग क्या होती है, पुडिंग एक स्वीट होती है जिसमें क्या होती है, चेरी ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती है।
अब आप मुझे बताओ, जब भी आप कोई स्वीट खाते हो तो उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? नहीं। तो अपन यहां पर कह सकते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल था बस। अब इसने मेजर कंट्रीब्यूशन ऐसा क्या दिया, इन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे, और इसको क्या करा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर एटम को क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं। ये मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने। ऐसे ही बहुत सारे एटम भी आए थे पर वो कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए थे। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसके बाद अपन बात करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो मॉडल प्रपोज करा था वो कैसे प्रपोज करा था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कराया था जिसे अपन कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जो करा गया था उसका अगर मैं apparatus की बात करूं, सिस्टम की बात करूं, क्या था बेसिकली, ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, है ना। हीलियम एटम है, उसको मैं क्या कर दूंगा, डबली आयनाइज्ड कर दूंगा, मतलब मैं उसमें से क्या रिमूव कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, He+2। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है ये सिर्फ क्या एमिट करेगा, पॉजिटिव पार्टिकल एमिट करेगा। और ये मैंने किस में रख दिया है, इसको एक लेड बॉक्स में रख दिया है। लेड बॉक्स की खासियत क्या होती है, इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई डेंसिटी होती है, और ये जितने भी अल्फा पार्टिकल के रेडिएशंस हैं ये इसके थ्रू एमिट नहीं हो पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेड बॉक्स रखने का रीजन क्या है, लेड की क्या होती है, डेंसिटी बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये रेडिएशन जो है वो कहीं भी निकल नहीं पाएंगे, जहां से इनको पाथ मिलेगा वहीं से निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अल्फा सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और ये कहां पर जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यहां पर अपन ने क्या लगा रखी होती है, लिड, लिड की ही क्या लगा रखी होती है, स्लिट लगा रखी होती है। स्लिट लगाने से क्या होता है कि वो जो बीम है वो क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और इसको अपन किस पे डायरेक्ट करा रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे डायरेक्ट करा रहे हैं। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, हाईली मेलिएबल होता है। हाईली क्या होता है मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, अपन उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पता है, आपने कभी ऐसा सोचा गोल्ड इतना प्रेशियस मेटल कौन क्यों है, क्यों है गोल्ड इतना प्रेशियस मेटल? बहुत सारे रीजन है इसके, और वन ऑफ द रीजन क्या है, 1 ग्राम अगर गोल्ड का टुकड़ा आप लेते हैं तो हाँ, कुछ ऐसे ही 2 किलोमीटर लंबी वायर आप बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मेलिएबल टेंडेंसी होती है इसकी। और टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो गोल्ड फॉइल था ये पता है कितना थिक था, ये 1000 एटम थिक था। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, 1000 एटम की थिकनेस थी, एटम की। तो मैं कह सकता हूं बहुत थिन फॉइल थी ये, है ना। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको किस पे डायरेक्ट करा रहे हैं अपन, गोल्ड फॉइल पे डायरेक्ट करा रहे हैं, और यहां पर अपन ने क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाने से फायदा क्या होता है कि ये जो रेज है, ये जो अल्फा पार्टिकल है, जब इसके थ्रू पास करेंगे तो पास करने के बाद इस स्क्रीन पर हिट करेंगे, इस स्क्रीन पे हिट करने से कारण क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो ये पता पड़ पाएगा कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स अपन डायरेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, क्या ये सारे के सारी रेज स्ट्रेट जा रही है या डिफ्लेक्ट भी हो रही है। अब सपोज करो यहां पर स्पार्क आया, भेजा तो सीधा, रेस तो सीधी भेज रहे थे, पर यहां पर स्पार्क आया, इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल की जो रेज है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाने से फायदा ये है कि वो क्या करेगी, स्पार्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, दिखाई दे रहा है, सोर्स अल्फा पार्टिकल का मैंने आपको बताया था लेड स्लिट होगी, है ना, ताकि जो बीम है वो बिल्कुल अपन डायरेक्ट कर सके गोल्ड फॉइल। अब देखिए ये स्पॉट तो कहीं भी नहीं हट रहा, ये कंटिन्यूअसली अपन को दिखाई दे रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं मेजर जितने भी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो स्ट्रेट पास हो गई। मतलब जो मेजर रेज है, मेजर अल्फा पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन है वो तो क्या हो गया, स्ट्रेट पास हो गया। कुछ कुछ डिफ्लेक्ट भी हो गया, देखो आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा, यहां पर स्पार्क नजर आ रहा होगा, ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको,
अब देखो ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, मतलब क्या कह सकते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन भी हुए, डिफ्लेक्ट भी हुए, ठीक है। पर जो मेजर अल्फा पार्टिकल्स है वो तो क्या हो गए, सीधे पास हो गए। तो इस बेसिस पर, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला? पहला कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9% वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। मतलब 99% अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ही मुझे बताओ, ये इन्होंने ऑब्जर्व करा, तो अपन इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं? मुझे एक बात बताना, ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिव पार्टिकल थे। अब अगर मैक्सिमम पॉजिटिव पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ये सीधे क्यों निकल रहे हैं? एटम जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। अगर इसमें पॉजिटिव पार्टिकल होता तो डिफ्लेक्ट कर देता। मतलब 99% जितनी भी रेज है, 99.9% जितनी भी रेज है वो सारी स्ट्रेट निकल गई। मतलब मैं कह सकता हूं एटम जो है वो क्या है, मैक्सिमम पोर्शन क्या है एटम का, एम्प्टी है। तो यहां से अपन ने निकाला इट मींस दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन इन्होंने क्या देखा, जो ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने ये देखी, अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गई स्मॉल एंगल से। अब आप मुझे बताओ डिफ्लेक्शन क्यों होगा? पॉजिटिव पार्टिकल की रेज है वो डिफ्लेक्ट क्यों होगी? क्या नेगेटिव पार्टिकल के कारण डिफ्लेक्ट होगी? नहीं, नेगेटिव पार्टिकल के कारण तो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि उसकी तरफ तो अट्रैक्ट होगी। तो ये डिफ्लेक्ट हुई तो वहां पर कौन मौजूद होगा? पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद होगा। पर मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, डिफ्लेक्ट हो गया, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, जो भी पॉजिटिव पार्टिकल है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है कम? बहुत कम होगा। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कंसंट्रेटेड होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? कंक्लूजन ये निकाला, इट वाज कंक्लूडेड दैट whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in the atom. जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, और उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है। The positive charge heavy mass which occupies only a small volume in an atom is called nucleus. उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। It is supposed to be present at the center of the atom. ये सिर्फ प्रपोज करा था उन्होंने कि न्यूक्लियस कहां हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, ठीक है। किसकी मदद से प्रपोज करा? इस ऑब्जर्वेशन की मदद से प्रपोज करा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था अ वेरी फ्यू मतलब about 1 in 20,000 did not pass through the foil at all, but suffering large deflection more than 90% or even come back in the direction from which they have come, that is a deflection of 180 degree. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो ये पास हो रही थी वो पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब जिस डायरेक्शन से पास हो रही थी उसी डायरेक्शन में इन्होंने क्या कर दिया, अपना वापस से पाथ रिट्रेस कर दिया। मतलब डिफ्लेक्शन कितने डिग्री का कर दिया, 180 डिग्री का कर दिया। पर ये बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम थी। अब आप मुझे बताओ अगर 180 का डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब क्या हुआ होगा? ये न्यूक्लियस रहा होगा, ये अल्फा पार्टिकल रहा होगा, और अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस बिल्कुल हेड ऑन आ गए होंगे। तभी मैं बोल सकता हूं ये बिल्कुल अपना पाथ पूरा का पूरा रिटेस्ट कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं कह सकता हूं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये रिजिड बॉडी है। अगर हॉलो होती तो पास कर जाती। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं दिस इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड एंड अल्फा पार्टिकल्स रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। और इसी हेवी पॉजिटिवली चार्ज मास को क्या बोल दिया गया था, न्यूक्लियस बोल दिया गया था। ये बात समझ में आ रही है? ऑब्जर्वेशन सारी समझ में आ गई। 3 ऑब्जर्वेशन थी और 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपन ने 3 कंक्लूजन निकाल लिए। ये इसलिए पता पड़ा क्योंकि यहां पर भी ये जो बीम है ना, ये बहुत छोटा सा पाथ है, बहुत छोटा सा पाथ। हाँ बिल्कुल नियरली 180। मतलब आप ये देखिए, ये जो बीम निकल रही है ना, ये बीम जो होगी ना, ये बहुत बहुत ही थिन बीम है, बहुत ही थिन बीम है। और परफोरेटेड स्क्रीन जो है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वो बिल्कुल ऐसी है, पूरी की पूरी ऐसी है, और बहुत स्लाइट सा स्लिट खोल रखा है ताकि बीम जा सके। और आप अपन ने देखा भी था यहां पर भी ब्राइट स्पॉट बन रहे थे वहां पे, जो भी अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा था, जो वर्किंग GIF थी, वह यहां पर दिख रहा था कि ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है।
तो यहां पर अपन एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल की बात करें जो रदरफोर्ड ने दिया था, उसके बारे में अपन कुछ कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं? पहला अपन यहां पर बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली referred to as nucleons. Almost whole of the mass of the atom is contributed by these nucleons. एक चीज ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस है, अभी अपन ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखा था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जितनी भी रेस थी वो सारी की सारी क्या हो गई? अनडिफ्लेक्टेडली पास हो गई। मतलब मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस जो है वो क्या है? बहुत छोटा वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम क्या है? बहुत छोटा है। साथ ही साथ जो पूरे एटम का मास है, एटम का पूरा मास कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब वेट किसके कारण आ रहा है? न्यूक्लियस के कारण आ रहा है। और जो वॉल्यूम आ रहा है वो न्यूक्लियस के कारण नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब आप खुद सोचो, वेट न्यूक्लियस के कारण आ रहा है पर जो मेजर वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के कारण नहीं आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियस है वो रिजिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। The volume of the nucleus is very small and is only a minute fraction of the total volume of the atom. अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगा? ये कंक्लूजन निकाला था, रिलेशन निकाला था, डायरेक्ट रिलेशन अपन को याद रखना है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगा? 10 to the power 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। और ऐसा ही एक रिलेशन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए दिया गया था। और याद करो, ऐसा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। R is equals to R नॉट A की पावर 1/3। मतलब मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। The radius of nucleus is proportional to the cube root of the number of nucleons within it. A क्या होता है? एटॉमिक नंबर या मास नंबर? मास नंबर होता है। A क्या होता है? मास नंबर, है ना। A से A मत मिलाना यहां पर कि A से A मिलाएंगे तो एटॉमिक नंबर आएगा, नहीं। A क्या होता है? मास नंबर होता है। और मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या मैं कह दूं क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ये बात समझ में आ रही है? अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप क्या बोलते हैं? आर नॉट बोलते हैं। याद करो, आर नॉट की वैल्यू भी बताई गई होगी आपको, कितनी? हाँ, 1.33 इंटू 10 टू दी पावर -13। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूंगा तो कांस्टेंट आएगा आर नॉट, और आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.33 इंटू 10 टू दी पावर -13। और ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है। ए क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। मास नंबर मैंने अभी आपको बताया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन। आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये आपने पढ़ रखा है फिजिक्स में, है ना। R is equals to 1.33 into 10 to the power -13 into A की पावर 1/3। ठीक है। इस पर अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे थोड़ी देर में। There is an empty space around the nucleus in which electrons revolve around the nucleus in closed orbits with high speed. अब जो empty space रह गया था एटम में, वहां पर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे विद हाई स्पीड। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो रदरफोर्ड ने एक बहुत जबरदस्त चीज बोली कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो किसके अराउंड चक्कर काटते हैं? सन के अराउंड चक्कर काटते हैं। तो मतलब ये जो मॉडल है ये लगभग लगभग कैसा नजर आ रहा था? सोलर सिस्टम जैसा नजर आ रहा था। ठीक है। द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द revolving electron is being counterbalanced by the force of attraction between the electrons and the nucleus. ये पॉइंट समझ में आता है? अगर कोई एक सेंटर है और उसके अराउंड अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगी उसको बैलेंस कौन करेगा? जैसे कि सपोज करो ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके अराउंड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है हाई स्पीड से, मतलब ये कौन सी फोर्स हो जाएगी? ये कौन सी फोर्स हो जाएगी? मैं कह सकता हूं ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हो जाएगी।
और ये क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी। ये कौन सी फोर्स हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी। क्या हो गया, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी को तो बैलेंस करेगी भाई। ये तो अट्रैक्शन फोर्स हो गया, ये तो अट्रैक्शन क्यों होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो इसके अपोजिट 180 डिग्री पे ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, तभी तो बैलेंस कर पाएगी, है ना। अब आप मुझे बताओ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, एम्प्टी स्पेस में मूव कर रहे हैं। किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। जैसे सोलर सिस्टम में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, वैसे ही एटम में क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अराउंड मूव करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। और एक बहुत जबरदस्त कंक्लूजन आ रहा है यहां से, पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग द सन एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एज प्लैनेट्स। अब सुनना यहां पर, मुझे एक बात बताओ, मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ रखी है आपने, हाँ कौन सी थ्योरी पढ़ रखी है जरा बताना। बहुत सारी है यार मैक्सवेल की थ्योरी, तो कौन सी, यहां पर कौन सी काम की थ्योरी है, सुनना ध्यान से। आपने एक एक्सपेरिमेंट बचपन में बहुत करा होगा। सपोज करो एक थ्रेड पे आपने एक एंड पर कोई भी आपने पत्थर बांध दिया, है ना, और उसको आप यूं 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 करके गोल गोल घुमाते हो, है ना। जैसे ही आपने एक मैक्सिमम स्पीड आपने प्रोवाइड करा दी और उसको छोड़ दिया, तब आप मुझे क्या बताओ क्या होता है, क्या होता है, ये जो सर्कल है टेंजेंशियली बाहर चला जाता है, बाहर नहीं फेंकना है ना। जब ऐसे ऐसे अगर मैं पूरी फुल स्पीड पे उसको घुमाऊंगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये ऑसिलेट होता रहेगा, ऐसे रिवॉल्व होता रहेगा, स्पाइरल पाथ ट्रेवल करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब रुक जाएगा। भाई ऐसा ही तो होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पर जब आप इसको फुल स्पीड में घुमाओगे ऐसे, तो मैं कह सकता हूं ये मैक्सिमम रेडियस में घूमेगा, मैक्सिमम रेडियस में क्या होगा, ये रिवॉल्व होगा। पर जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे, इसका रेडियस जो है वो कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। क्यों, एनर्जी दे नहीं रहे अपन, एनर्जी दे नहीं रहे हैं अपन ने, स्टार्टिंग में एनर्जी दे दी, अपन ने इनिशियली एनर्जी इन्फ्यूज कर दी, अब एनर्जी दे नहीं रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं ऐसे रिवॉल्व होने के कारण ये कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये कंटिन्यूअसली अपनी क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और एक ऐसा टाइम आएगा कि स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए ये स्टेशनरी आ जाएगा सेंटर की तरफ। तो इसका मेजर ड्रॉबैक पता है क्या था इस मॉडल का, थॉमसन का ड्रॉबैक था इसलिए ये आया। इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक ये था कि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या दी थी, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी के अराउंड मूव करता है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगा रखा है आपने, तो ये क्या करेगा, एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और किसके साथ कोलाइड हो जाएगा, अल्टीमेटली न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो जाएगा। इसके बारे में रदरफोर्ड ने बात नहीं करी थी। अब यहां पर ड्रॉबैक क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एन इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन शुड lose energy at every turn and move closer and closer to the nucleus following a spiral path. The ultimate result will be that it will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. मतलब मैं कह सकता हूं अल्टीमेटली होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर एक बहुत भयंकर वाला बम्बार्डमेंट हो जाएगा। और एक बार बम्बार्डमेंट हो गया मतलब मैं कह सकता हूं इसकी स्टेबिलिटी तो क्या है, निल है। मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। मतलब पड़े पड़े एटम बम बन रहे हैं।
और अगर पड़े पड़े एटम ऐसे बम बनने लग गए तो फिर तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बातें मत करो, देखो ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, है ना, हो सकता है कोई और भी पढ़ रहा हो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो कॉपी में। क्वेश्चन लिखना है आपको, ऐसे नहीं हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। क्या ये कैसे निकाले इतनी जल्दी? फटाफट निकालो इसको। मतलब फुल वैल्यूज रट रखी है आपने। ये लिड ले लीजिएगा आप अपनी। ये लीड दे दीजिएगा। कैसे करेंगे? क्या निकालना है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू, बता दो फटाफट, ए की पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू क्या है? 1.33 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 13। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू आपको दे रखी है 216। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की पावर 1/3। और ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? 6 का क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा 1.33 को मैं लिख सकता हूं 4/3 इंटू 10 टू दी पावर -13 इंटू ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, 6 की पावर 3 इंटू 1/3। अब तो आ रहा है समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? मैं कह सकता हूं 8 इंटू 10 टू दी पावर -13। ये किस में होगा? ये सेंटीमीटर में। यूनिट ध्यान रखना, किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में आएगा। अब सुनो इधर, इसको मैं और करके ऐसे बोल सकता हूं 8 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर, बोल सकता हूं ऐसे, है ना? अब आप मुझे बताओ 10 टू दी पावर -15 मीटर क्या होता है? फर्मी होता है, फर्मोमीटर भी बोलते हैं जिसे अपन। फर्मोमीटर बोलो या फर्मी बोलो, एक ही बात है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये कितना हो जाएगा? 8 FM। क्या हो जाएगा? 8 FM हो जाएगा। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, मिटा दूं ये? लिखो फटाफट। अच्छा, तो अपन ने यहाँ पर कितने मॉडल देख लिए? 2 मॉडल देख लिए। एक अपन ने देखा थॉमसन और दूसरा अपन ने देखा रदरफोर्ड। सबसे पहले मुझे फटाफट एक बात बता दो, दोनों मॉडल के बारे में एक एक थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं वापस से। थॉमसन मॉडल की बात करूं तो थॉमसन ने क्या बोला था? कितने कितने पार्टिकल होंगे यहाँ पर? 2। कौन कौन से होंगे? एक पॉजिटिव होगा और एक यूनिफॉर्मली कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और नॉन यूनिफॉर्मली कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये किसने बोला था? थॉमसन ने। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये जो थॉमसन का मॉडल है वो किसकी तरह, कौन सा मॉडल है? किसकी तरह अपन कह सकते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। अब अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, तो रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन निकाले थे। ठीक है, ये जो 3 कंक्लूजन निकाले थे, 3 ऑब्जर्वेशन को देख के निकाले थे। पहला जो ऑब्जर्वेशन देखा था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्टेट पास हो गई, मतलब मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो पोर्शन है एटम का वो क्या है? एम्प्टी है। ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर पॉजिटिव पार्टिकल हो गए, नेगेटिव पार्टिकल होगा एटम के अंदर। पॉजिटिव पार्टिकल, तभी डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं या कम? बहुत कम। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने लिखा था कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स की जो रेस थी वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो गई 180 डिग्री से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब मैं कह सकता हूं जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे बोला गया न्यूक्लियस है, वो रिजिड होगा या हॉलो होगा? रिजिड होगा, इसलिए वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वापस से अपना पाथ क्या कर रहे हैं? रिट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, यही कंक्लूजन देखे थे। और यहां से इनकी मदद से क्या हुआ था कि 2 अपन ने यहां पर
आप ऐसे कह दो वैल्यूज कैलकुलेट करना सीख लिया था। एक वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करना सीखी थी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ एटम के बीच में रिलेशन की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ एटम ज्यादा होगा या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस? एटम ज्यादा होगा, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और एक रिलेशन और आया था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन बोल दो फटाफट। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर। अब आर नॉट मत बोलना, क्योंकि बहुत बार दिक्कत पता है क्या हो जाएगी, पता चला आर नॉट की वैल्यू याद नहीं है, फॉर्मूला तो याद है, आर नॉट ही याद नहीं है। आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 किसमें? सेंटीमीटर में। ये बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद इन दोनों ने जब मॉडल प्रपोज करा था तो यहां पर एक चीज समझ में आई थी कि एटम में कुल मिलाकर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3 पार्टिकल होते हैं। मेजरली कितने पार्टिकल होते हैं? 3 पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपन पता है क्या बोलते हैं, सबसे 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 छोटा पार्टिकल दुनिया का कौन सा होता है? एटम होता है। अभी तक अपन क्या बोलते थे? इनडिविजिबल पार्टिकल जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, वो क्या होता है? एटम। पर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं एटम की भी सब एटॉमिक स्पीशीज होती है? ये बात समझ में आ रही है? मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर मौजूद है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कौन हो जाएंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, prove that the density of nucleus is independent of the element which we are taking। ये बहुत जबरदस्त कंक्लूजन है, एआर भी पूछ लेता है इसमें। प्रूव करके बताओ, कैसे प्रूव करोगे बताओ? आपने सब पढ़ रखा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? फिजिक्स में पढ़ा रखा है ना आपको? ये फिजिक्स में पढ़ा रखा है। ये आपने पढ़ रखा है। डेंसिटी इज इक्वल टू, देख लो एक बार, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। पता है स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? इस बार स्टेटमेंट को समझो आप। स्टेटमेंट कहना चाह रहा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट विच वी आर टेकिंग। इसका मतलब यह है कि आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, कोई सा भी एलिमेंट, उसमें जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी ना वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं एक बार देख लो यहां पर। अब बता, बिल्कुल सही रहे हो। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास बाय वॉल्यूम के बराबर होता है। मुझे एक बात बताओ, एटम का मास किसके बराबर होगा? न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर होगा, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पर अभी पता है यहां पर एटम की बात नहीं चल रही है, यहां पर बात किसकी चल रही है? न्यूक्लियस की बात चल रही है। और न्यूक्लियस का मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल है? 2 पार्टिकल है। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब मैं कह सकता हूं मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। और ए क्या होता है? मास नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप है। तो आप मुझे स्फेयर का वॉल्यूम बता सकते हो? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? अभी फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, क्या लिखूं? आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, और ये क्या है? आर क्यूब है। मतलब मैं कह सकता हूं इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो मुझे तो बस एक बात बता दो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 3a डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर नॉट क्यूब इंटू ए? बोल सकता हूं ऐसे? ए से ए कैंसिल आउट हो गया, देखो सारी टर्म्स कांस्टेंट है। मतलब आप किसी भी एलिमेंट का एटम उठा लो, किसी भी एलिमेंट का एटम उठा लो, उसमें जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी वो ऑलवेज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एग्जामिनर ऐसे भी स्टेटमेंट पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये लिखो फटाफट।
लिख लिया ये? कर क्या रहे हो आप? ऐसे क्या समझ रहे हो इसमें? फटाफट लिखो, बढ़िया चीज है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये लाइन दिखाई देगी आपको। और आपको पता है, आपके पास पुराने नोट्स होंगी ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वहां पर ये लाइन लिख देना अगर नहीं लिखी हुई है तो, है ना? बस यही करना है आपको। आपको यहाँ पर सारी चीजें बस सुननी है और समझनी है, वापस से रिकॉल करनी है। लिखने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। हटा दो इसको। लाइट पीछे की पहले ही बंद कर लेनी चाहिए थी, फालतू। पहले ही कर देता चल जाता है चुपचाप, जैसी बंद करी था चुपचाप चल गया। अच्छा इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना? अच्छा अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी टर्म्स कौन सी पढ़ेंगे अपन? ये सब आपको पता है। अब बजाना मत बैल बस। अब एटॉमिक नंबर, है ना? मुझे पता है एटॉमिक एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है? क्या होता है आप बता सकते हो ना अब, है ना? जिसको पता है वो बता दो, जिसको नहीं पता है वो तो फिर तो पता ही पड़ जाएगा, है ना? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिली मिस्टेक पता है क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट ऐसे मत कर देना कि उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ए अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसको बोलते हैं? एक मास नंबर को बोलते हैं। ए किसको बोलते हैं? मास नंबर को बोलते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा? जेड। अच्छा एटॉमिक नंबर बताता क्या है? किसके बारे में बताता है? प्रोटॉन के बारे में बताता है, न्यूट्रॉन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, प्रोटॉन के बारे में बताता है, प्रोटॉन के बारे में बताता है। पर अगर न्यूट्रल एटम हो गया तो वही प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो पता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना? बहुत बढ़िया। The number of protons present in the nucleus is called atomic number of an element. For neutral atom, number of proton is equals to number of electron. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई चार्ज स्पीशीज है, चार्ज एटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? सपोज करो, मान लो कोई, आप मान लो कोई एटम है ए, ठीक है, इस पे चार्ज है -2। तो आप मुझे बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन -2 या +2? +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? मतलब मैं कह सकता हूं अगर यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है न्यूट्रल स्पीशीज में, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन करे? एक्स्ट्रा। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12। कोई बड़ी बात नहीं, इतनी सालों से ये करते हुए आ रहा था, है ना? तो फॉर चार्ज एटम में बोल सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन एटम। अब आप खुद देखो, यहां पर आपने क्या करा? -2 रखा तो +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अपन बात करें मास नंबर की। मास नंबर अभी अपन ने देखा था। मास नंबर क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अपन और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये कहां पर मिलेंगे? न्यूक्लियस में मिलेंगे। द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास नंबर का? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इट इज आल्सो नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये ध्यान रखना, हमेशा हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। ऐसे कभी नहीं सुनोगे आपकी देखो देखो आधा प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस में घूम रहा है ना? तो कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि जो मास नंबर है वो फ्रैक्शनल हो, कभी भी नहीं देखेंगे। ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अपन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मदद से। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट की बात करें तो ये एक्स क्या बता रहा है? ये एलिमेंट का सिंबल बता रहा है। एलिमेंट का क्या बता रहा है? सिंबल बता रहा है। अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट की बात करूं, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर। मतलब ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बता रहा है।
मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं ये जो x है ये क्या है, एलिमेंट का सिंबल है, ऊपर a है मास नंबर, नीचे z क्या है, एटॉमिक नंबर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हीलियम का, ठीक है। अब हीलियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, He, ठीक है। अच्छा मुझे बता सकते हो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2, तो ऊपर लिखो नीचे, नीचे 2 आ जाएगा, देखो नीचे आ रहा है 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 क्या बता रहा है, मास नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 2 तो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा ये 4 क्या बता रहा है, मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बता सकते हो कितने होंगे, पक्का? ओके तो मैं कह सकता हूं मास नंबर किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एटॉमिक नंबर क्यों आ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। आपको सब कुछ आता है वैसे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल ही चुके हो, फॉर्मूला बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने तुरंत बता दिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन है आइसोटोप्स। मुझे बताओ आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम या मास नंबर सेम? एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। और ये तो पता भी होगा कि जब भी अपन आइसोटोप की बात करते हैं तो आइसोटोप कौन सा ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। ये अपन ऐसे कहते हैं कार्बन ले लेते हैं। अब कार्बन कार्बन की बात चल रही है, मतलब मैं कह सकता हूं एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, दे आर एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट which have the same atomic number but differ in their mass number, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्राइटियम, जो भी बोलना हो आपको बोलिए, है ना, क्योंकि अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। पर यहाँ पर मेन चीज पता है क्या ध्यान देनी है, आप देखिए यहाँ पर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, पर अगर मैं इनके मास नंबर की बात करूं ये डिफरेंट है। तो एक बात मुझे बता दो, ये जो प्रोटियम है, प्रोटियम प्रोटियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। पर क्या ड्यूटेरियम में 0 होंगे, कितने होंगे, और ट्रिटियम में, ये बात समझ में आ रही है? तो मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन प्रोटॉन तो कितने होंगे, सेम होंगे, 1 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 1 1 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। पर अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो आपने बता दिया 0 1 2, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन इज नॉट अवेलेबल इन प्रोटियम, पता चल रहा है अपन को। आइसोटोप्स हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज बट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर चार्ज की, ये हमेशा क्या होगा, सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, इनमें न्यूक्लियर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर इनमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे, और दिखाई भी दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर चार्ज से पता चल रहा है अपन को न्यूक्लियर चार्ज क्या है, भले ही न्यूट्रल है पर सेम तो है। ये बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वेट जब भी अपन बात करते हैं तो पता है अपन ऐसे बोलते हैं ना, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है ना। पर ये पता है क्या होता है, ये एवरेज एटॉमिक वेट होता है डिफरेंट आइसोटोप्स का। मतलब जो एलिमेंट है उसमें जितने भी आइसोटोप्स हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, कार्बन की बात कर लेता हूं। कार्बन कहां कहां मौजूद रहता है, 12 में भी होता है और 14 में भी होता है। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन 35 में भी होता है, 37 में भी होता है। पर आप मुझे बताओ उसका एटॉमिक मास कितना लेते हैं अपन, 35.5 लेते हैं। ना तो 35 ले रहे हैं ना 37 ले रहे हैं, अपन क्या ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। तो जब भी अपन एटॉमिक वेट की बात करेंगे ना, ये क्या होता है, एवरेज मास होता है इनके आइसोटोप्स का। द atomic weight of an element is the average of mass of all the isotopes of that element. An element have 3 isotopes. वैसे आपको ये फॉर्मूला पता होगा पर एक बार फिर भी देख लेते हैं। मान लो कोई एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप है, आइसोटोप 1, आइसोटोप 2, आइसोटोप 3, ठीक है। और आइसोटोप मैंने मान लिया ये है y1, ये है y2, ये क्या है y3। इनके मैंने वेट मान लिया W1, W2, W3 और इनका परसेंटेज अकरेंस, मतलब क्या होता है नेचर में कितने पाए जाते हैं, ये मैंने मान लिया x1%, x2%, x3%। अब नेचर में ये इतने पाए जाते हैं तो आप मुझे एक बात बता दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि परसेंटेज है। ये बात समझ में आ रही है? तो एवरेज एटॉमिक वेट किसके बराबर आ जाएगा, W1 इंटू x1, W2 इंटू x2, W3 इंटू x3 डिवाइडेड बाय
x1 प्लस x2 प्लस x3 जो कि किसके बराबर होगा 100 के बराबर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन 35 में भी होता है और 37 में भी होता है, पर इनके जो परसेंटेज अकरेंस है ये होता है 75% और ये होता है 25%। और खुद सोचो, ये क्लोरीन 35 ज्यादा मिलेगा तभी तो इसका एवरेज मास इसकी तरफ ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर मैं परसेंटेज अकरेंस की बात करूं 75% 25%, इसका रेशियो भी ले ले तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो अगर मुझे एवरेज मास निकालना है तो एवरेज मास कैसे निकालूंगा? मुझे बता सकते हो क्या? मैं ऐसे बोल सकता हूं 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, और यही किसके बराबर आता है 35.5 के बराबर आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन सी टर्म अपन ने देख ली? एक अपन ने देख लिया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक वेट देख लिया, और क्या देख लिया? एटॉमिक वेट किसके अंदर अपन ने देखा? आइसोटोप में देखा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आइसोबार। ठीक है, अब किसी को इतना भी दर्द हो रहा है कि सर मेरे को तो आइसोटोप भी नहीं समझ में आता है और आइसोबार में मैं और लपक के कंफ्यूज हो जाता हूं, तो एक चीज ध्यान रखना। क्या बार का क्या करूं? यार आपको ये आंडू पांडू चीजें क्यों सूझती है? हाँ, सुनना ध्यान से। आइसो का मतलब ऑल दो होता सेम है, पर अगर आपको आइसोटोप और आइसोबार कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो आप क्या समझना, आइसोटोप, टोप मतलब टॉप डिफरेंट है। समझ ही नहीं आया। टॉप पे कौन है? मास नंबर। मास क्या है? डिफरेंट। मास नंबर क्या है? डिफरेंट। मतलब आइसोटॉप में क्या है? टॉप डिफरेंट है ना? और बाहर में क्या है? बाहर में क्या है? नीचे जो टर्म आती है बाहर नीचे, वो क्या है? डिफरेंट है। बाहर में क्या है? नीचे जो टर्म आती है वो क्या है? डिफरेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे कौन सी टर्म आती है? एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो आप मुझे बताओ क्या ये सेम एलिमेंट होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। अब आप खुद देखिए, इनका मास नंबर सेम नजर आ रहा है, पर आइसो बार की बात कर रहे हैं। बार में क्या होता है? नीचे वाली जो टर्म होती है वो डिफरेंट होती है, तो आप देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 होंगे? न्यूट्रल है इसलिए बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 19 होंगे। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 40 माइनस 19। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 20। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 40 माइनस 20 20। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 20, क्योंकि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, दोनों टर्म याद हो गई ना, आइसोटॉप और आइसोबार, है ना? नेक्स्ट टर्म आ रही है आइसोडाइफर्स। कुछ तो समझ गए होंगे आप, है ना? कोई देखो, अपन पता है एजुकेटेड क्लास है अपन, है ना? तो ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, डायपर आजकल बच्चे भी तो यूज करते हैं। आजकल क्या, पहले से बच्चे यूज करते हैं यार। और आजकल बुजुर्ग लोग भी यूज करते हैं, है ना? जो ओल्ड जो पीपल होते हैं उनके लिए भी डायपर आने लग गए हैं, है ना? और डायपर है, ये दोनों साथ साथ ही है ना? रिलेट हो रही है टर्म्स, डायफर्स डायपर्स, है ना? बस यहां पर क्या हो जाता है, एच साइलेंट हो जाता है। है ना? अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। एक सुपरमैन है, सुपरमैन कहाँ पहनता है? ऊपर पहनता है चड्डी, मतलब, है ना? जो भी उसकी अंडीज है जो भी है ना, जो भी ऊपर पहनता है। पर मुझे एक बात बताओ, डायपर कहाँ पहनते हैं? अंदर पहनते हैं। मतलब अंदर की चीज प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए बच्चों की। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सुन लो एक बार, है ना? मैंने कहा ना अपन एजुकेटेड क्लास है, इतनी छोटी मोटी टर्म से अपन को फर्क नहीं पड़ता, है ना? आप तो पता नहीं क्या क्या पढ़ चुके हो। है ना? हाँ, तो कहाँ 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 रखते हैं इनको? है ना? अंदर। मुझे एक बात बताओ, एटम के अंदर की बात चल रही है, एटम के अंदर कौन होगा? अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब ये जो डायपर पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं अंदर? कि अंदर वाली चीजों में अंतर नहीं आना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। अंदर वाली चीजों में अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। अरे यार यही तो पहनते हैं, यही तो पहनते हैं। मुझे बताओ क्रिकेटर्स नहीं पहनते क्या? गार्ड पहनते हैं, उनका थोड़ा सा हार्ड होता है। मतलब अंदर वाली चीजों में अंतर नहीं आना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मैंने इसकी डेफिनेशन बोल ली है इनडायरेक्टली, आप खुद देख लो। अंदर कौन है एटम के?
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। डेफिनेशन खत्म हो गई, डेफिनेशन खत्म हो गई। ठीक है, अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, दे आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कभी किसी दिन भूल जाओ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना था या प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन करना था, कुछ भी कर लेना, आप तो कुछ भी कर लेना, छोटा बड़ा करो, बड़ा माइनस छोटा करो, मैग्नीट्यूड अगर आपको नजर आ रहा है तो आइसोडाइफर्स है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या है सर, ये थेलियम जैसा नजर आ रहा है। अरे घोचो, थेलियम थोरियम है ये। ये क्या है, थोरियम, और ये क्या है, एनियम। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन 90 तो इलेक्ट्रॉन भी 90, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, वो 234 माइनस 90 144। ठीक है, अब यहां पर करना क्या होता है, अंदर कौन मिलता है, अंदर वाली चीज क्या है एटम में जिसने डायपोल रखा है, बताओ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मैं अंतर निकाल रहा हूं कितना, 54, अंतर निकाल रहा हूं तो 54, मतलब अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, ये आइसोडाइफर है। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, क्या कह, वाइट फ्लक्चुएट कर रही है। हेलो, अब सही आ रही है, हेलो, 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 अब सही है। अब इधर देखो, आइसोटोन, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोट्रॉनिक स्पीशीज। हेलो, हाँ अब अच्छा है। सुनो, नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन होंगे, क्या सेम होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। नाम से पता है न्यूट्रॉनिक। पर चीज ध्यान रखना, एक पता है कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन किया आएगा आपके। हेलो, हाँ, एक पता है कंफ्यूजन क्या होगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आइसो का मतलब होता तो सेम है, आइसोटोप में आप ऐसे मत समझ लेना टॉप होगा। बात समझ में आ रही है, वहां पर आइसोटॉप और आइसोबार अपन ने पढ़े थे। आइसोटॉप और आइसोबार का अपन ने कैसे निकाला था कि टॉप क्या है डिफरेंट, क्या है डिफरेंट, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें आइसो न्यूट्रॉनिक की, मतलब ये मत समझ लेना न्यूट्रॉन डिफरेंट, यहां पर बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग ही चलेगा। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और न्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ भी डिफरेंट चीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, मतलब क्या कहता, आइसोट्रॉनिक स्पीशीज कर रहे हैं दादा। आवाज आ रही है आपको, तो हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, अब आ रही है, नहीं आ रही ना, इसको खत्म कर लेते हैं फिर। कुछ तो बहुत हो आप, they are atoms of different elements have the same number of neutrons। आइसोन्यूट्रॉनिक में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर मैं पर बात करूं तो आप देखिए, प्रोटॉन होंगे, जल्दी बताओ, बताओ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम है भाई, आइसोटोनिक स्पीशीज, बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिस्टर, ये लाभ ही है, है ना, सारी खत्म हो जाएंगी फिर। ठीक, अब मुझे बताओ, अपने डायपर थे, मैंने नहीं पहने, है ना, बच्चे पहने थे और हमने पहना, है ना, के लिए पहना था ताकि अंदर वाली चीज प्रोटेक्टेड रहे, तो आप अंदर से प्रोटेक्ट कर रहे, कौन सी का ये आइसो, किसकी बात कर, बाहर की चीजों के बारे में बात कर, फिर क्या क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या मिलेगा, एटम मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एटम मिलेगा। मतलब जिन स्पीशीज में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर इलेक्ट्रॉन में उन्हें अपन क्या कहेंगे,
ट्विस्टेड। समझ में आ रही है क्या? पांचों टर्म हो जाएंगी आपको, है ना? दिक्कत आएगी ना कि आइसोएफर्स और आइसोएफर्स में सब दिक्कत आती है। ठीक है, दे मॉलिक्यूल व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट आप आंसर, नंबर ऑफ एटम्स या तो यहाँ पर क्या एटम्स है? हाँ मैम, ठीक है। अच्छा, आपको ना एटॉमिक नंबर तो पता होंगे, है ना? कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो 8 टू 2 66 पर कितना? 7 प्लस 14, 14 प्लस 8 20। एटम और इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? आइसोटॉपिक बोलेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो आती हो, अब आप ही दो। आइसो सेम, सेम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो अपन क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोटर्स में एटम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एस्टर आइसोइलेक्ट्रिक होंगे। Are the atoms, molecules or ions which have same number of electrons, which have same number of electrons। यहाँ पर मुझे बताओ, क्लोरीन अगर मैं बात करूं, क्लोरीन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ, पता है? 70। इसने इलेक्ट्रॉन दिया या दिया? कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अच्छा, ये आर्गन था ना, 3 इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये होंगे आइसोट्रॉनिक स्पीशीज। ये बात समझ आ रही है? EFC में कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन इन 3 इंडी 7+5, सल्फर का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8 into 2, 3 का 3, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन देते हैं या फिर हाँ, ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक, कल कर दे। थैंक यू। और आज हुआ उसके लिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल लपट वाला खेल को, है ना? नाइट एंड नहीं होना, सॉरी लिए